अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। इस CS 625 फाइनल टर्म की जो प्रिपरेशन है इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देख लें। यूट्यूब पर आपने सर्च करना है CS 625 बाय वीडियो मेंटोर फातिमा। करंट पेपर और ऑब्जेक्टिव की फ़ाइल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। पहले आपने वो देखना है और उसके बाद आज की इस वीडियो में हम तैयारी करने वाले हैं सब्जेक्टिव की। तो ये पार्ट 2 है, इसको आपने बाद में देखना है, तभी आपको समझ आएगा। वीक 7 से लेकर वीक 16 तक हम सारा कवर करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं और ब्रीफली मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। वीक 7 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये कुछ इस तरह का सब्जेक्ट है कि आपने अगर इन चीज़ों की ना हो है, आपके पास मेन कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, तो भी आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन आपको इसकी कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होने चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। इंसान की मेहनत से बनाई गई कोई चीज़ उस पर जो उसका कानूनी हक होता है उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें ये जो 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, डिज़ाइन, कॉपीराइट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का नेम को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट होती है उसका एक यूनिक लोगो होता है, एक यूनिक नाम होता है जिससे उस प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा होता है, तो उसे कहते हैं ट्रेडमार्क। नेक्स्ट है पेटेंट। पेटेंट्स कोई हार्डवेयर इन्वेंशन होती है, तो जो हार्डवेयर इन्वेंशन, फॉर एग्जांपल कोई आपने स्मार्ट वॉच वगैरह ईजाद की है तो उसके लिए पेटेंट्स उसको प्रोटेक्ट करती है। पेटेंट्स के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि ये एक गवर्नमेंट मोनोपोली है और ये आपको राइट देती है, आपको जाके गवर्नमेंट के ऑफिस में आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ता है और फिर आपको राइट मिल जाता है 20 साल के लिए आप उसको सेल कर सकते हैं अपनी इन्वेंशन को। नेक्स्ट है डिज़ाइन। डिज़ाइन प्रोटेक्ट करती है प्रोडक्ट की लुक को। इनसे पक्का 3 से 4 क्वेश्चन लाजमी आ रहे हैं। ट्रेडमार्क का पूछा हुआ है, डिज़ाइन का पूछा हुआ है और कभी पेटेंट्स का पूछ लेते हैं, कभी कॉपीराइट्स का। तो 3-4 जो MCQs हैं यहाँ से मस्ट आते हैं। नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट और पेटेंट में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि पेटेंट हार्डवेयर को जो है वो हार्डवेयर जो इन्वेंशन होती है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है और जो कॉपीराइट है ये सॉफ्टवेयर इन्वेंशन को, कोड वगैरह को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट नाउ हाउ एंड सीक्रेट ऑफ हाउ सॉफ्टवेयर वाज बिल्ट, जो सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाया गया इस सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इसी की डिटेल बताई हुई है। इससे नेक्स्ट आ रहा है एक्ट परमिटेड इन रिलेशन टू कॉपी राइट। इसमें ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म एक तरह की आप इसको कह सकते हैं कि चीटिंग होती है। इट इज़ टेकन समवन एल्स आइडियाज़ और वर्क ऑन प्रोटेक्टिंग दे आर योर्स, क्या आप किसी और के आइडियाज़ को कॉपी कर रहे होते हैं और आप कहते हैं कि ये आपके अपना है। यहाँ से एक MCQ आया था और उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपने जो है वो किसी और का काम है, किसी और का आइडिया है, उसको अपने वर्ड में कॉपी करके लिखेंगे तो क्या ये प्लेजरिज्म होगा या नहीं। इस तरह से यहाँ से MCQ आया था। नेक्स्ट है वीक 8 कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि फॉर्मल एग्रीमेंट होना, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के दरमियान एक जो किसी स्पेसिफिक टास्क के बारे में एक जो फॉर्मल एग्रीमेंट होता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। पर्पस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, इट एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट एवरीवन एग्री टू, इट सेट द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट, गोल का प्रोजेक्ट सेट करेगा। गोल जो है वो जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में कंप्लीट होना है, कितनी मनी लगनी है उस पर, कौन सी प्रॉब्लम्स को वह हैंडल करेगा। इट एक्सप्लेन हाउ टू एंड द प्रोजेक्ट एंड व्हाट हैपन द नेक्स्ट, किस तरह से वो एंड होगा और उससे आगे क्या करना है। ये उसके कुछ पर्पसेस वगैरह हैं, ये आपने ब्रीफली देख लेने हैं। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, टर्म एंड कंडीशंस हैं, एनेक्सिस है जिसको अपेंडिसेस भी कहते हैं और इसमें SRS इंक्लूड होती है। अच्छा, यहाँ से क्या MCQs आया हुआ था कि जो उन्होंने पूछा हुआ था कि टर्म्स एंड कंडीशन में क्या होता है, तो वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस थे, तो आपने बताना था कि टर्म्स एंड कंडीशन वाले पार्ट में प्रोजेक्ट की रूल्स होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इन चारों का क्या क्या इनमें इन सेक्शंस में क्या क्या ऐड होता है ये आपने देखना है। नेक्स्ट है कॉमन इश्यूज इन टर्म्स एंड कंडीशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दफ़ा आपने वैसे इसको पढ़ लेना है। अदर्स टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड प्राइस में क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते ही उसका बजट फिक्स होता है और इसमें जो सप्लायर है उसके लिए रिस्क होता है क्योंकि बाज़ दफ़ा उसको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हुए ज़्यादा बजट लगता है। तो ये एक ऑलरेडी अगर आपने फिक्स किया हुआ है तो ये आपका उसमें लॉस भी हो सकता है।
सप्लायर का। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट हायर। कॉन्ट्रैक्ट हायर में क्या होता है, सप्लायर अपने स्टाफ को रेंट आउट कर देता है और इसमें जितना आपका टाइम लगा है उस लिहाज से आपको पेमेंट दी जाती है। टाइम एंड मटेरियल में क्या होता है, ये मिक्स होता है फिक्स्ड प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट हायर का। सप्लायर डज नॉट वर्क, सप्लायर काम नहीं करते बट द क्लाइंट पेज फॉर द एक्चुअल आवर, और क्लाइंट जो है वो पे करते हैं एक्चुअल आवर के लिए एंड मटेरियल यूज्ड। नेक्स्ट है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी का एक ये होता है कि इसमें आप किसी से कोई एडवाइस ले रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं और उसके लिए जो आप पे करते हैं उसको कंसल्टेंसी कहते हैं। या आपने एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है, ये कंपैरिजन वगैरह भी लिखा हुआ है। आई होप कि आपको जो पहले आपने 2-4 लाइनें इनकी पढ़ी हैं वो ये आपको समझ आ गई हो, अगर नहीं आई तो आपने यहाँ से पढ़ लेना है। यहाँ से थ्योरी सारी रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसका पेपर ना थोड़ा इस तरह से आता है, यहाँ से वो या तो वो आपसे कुछ टाइप्स पूछ लेंगे या फिर ये है कि कोई आपको सिनेरियो दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह से ना। तो मतलब कि आपको इतना थ्योरी नहीं लिखना होती, यहाँ से आपको बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो 1-2 पॉइंट से वो पूछ रहे होते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। वेयर इज़ सेफ्टी सॉफ्टवेयर यूज्ड। सेफ्टी सॉफ्टवेयर को कहाँ यूज़ करते हैं, वो यूज़ कंप्यूटर टू कंट्रोल डेंजरस मशीन एवरीडे। हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं डेंजरस मशीन को कंट्रोल करने के लिए। इफ़ द सॉफ्टवेयर इन दी सिस्टम फेल, अगर इन सिस्टम में सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है तो पीपल जो है वो उनको वो मर भी सकते हैं और ज़ख्मी भी हो सकते हैं। एग्जांपल इसकी क्या है, जैसे मेडिसिन है, वहाँ पे कोई किसी का ऑपरेट वगैरह हो रहा है और खुदा ना खास्ता दरमियान में मशीनें जो है वो ख़राब हो जाती हैं तो दूसरे बंदे की जान जा सकती है। ट्रांसपोर्ट में भी ऐसा ही होता है, प्लेन का आपको पता है, स्पेस शटल वगैरह का। और इंडस्ट्रीज़ में भी सेम यही है, लार्ज रोबोट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह यूज़ होते हैं। और मिलिट्री में वेपन्स और डिफेंस सिस्टम भी अगर ख़राब होता है तो इंसान की जान को ख़तरा होता है। तो ये 4 इसके एग्जांपल दी हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी इश्यूज़। टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स द इंडस्ट्री यूज़ 4 मेन सेफ्टी नेट्स। 4 मेन सेफ्टी नेटवर्क को यूज़ करते हैं एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए या एक्सीडेंट से बचाव के लिए जो है वो इंडस्ट्री 4 मेन सेफ्टी नेट्स को यूज़ करती है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है स्टैंडर्ड, नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग, थर्ड है कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड फोर्थ है द लॉ। इसमें जो पहले वन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग, ये 2 का आपको पता होना चाहिए, ये दोनों के बारे में एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट है लीगल लाइबिलिटी, कि कौन जिम्मेदार है। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी सॉफ्टवेयर में कोई ख़राबी आ जाती है किसी बड़े लेवल पर, तो किसको पूछा जाएगा? जो कंपनी का सीईओ है उसको कहा जाएगा, या जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसको, या जिसने कोडिंग की है। क्योंकि आपको पता है एक बंदा सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर रहा होता, कोडिंग और करते हैं, डिज़ाइनिंग और करते हैं, बहुत सी पूरी टीम होती है, एक बहुत से लोग उसमें काम कर रहे होते हैं, तो एक बंदे का काम नहीं होता। तो अगर वो क्रैश हो जाता है, कोई उसमें मसला आ जाता है, तो फिर जिम्मेदार कौन होता है? ये चीज़ें आपको बताई हुई हैं यहाँ पे। तो ऐसा सवाल अगर आपको कोई आ जाता है तो आपने ये बताना है कि अगर जिस फेज़ में मिस्टेक आई है, तो जिस बंदे ने वो काम किया है टीम में से, तो वही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर डिज़ाइनिंग में कोई मिस्टेक है तो डिज़ाइनर को पकड़ा जाएगा। इसी तरह अगर कोडिंग में है तो जिसने कोडिंग की है उसका काम है, उसकी ज़िम्मेदारी है ये। फिर यहाँ पर CPA है, कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्शन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि CPA का क्या मतलब है, ये क्या करता है। दिस प्रोटेक्ट्स पीपल, प्रोटेक्ट करता है लोगों को। इफ़ अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम इज़ डिफेक्टेड, अगर सिस्टम का कोई पार्ट डिफेक्टिव हो यानी एरर हो उसमें और वो काम सही तरह से ना कर रहा हो, द मेकर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। जिसने उसको बनाया वो उसके डैमेज का जिम्मेदार है। इवन इफ़ दे डोंट मीन फॉर इट टू हैपन, अगर उनको किस तरह से वो एरर आया उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो भी उसके जो नुकसान है उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं। नेग्लिजेंस का ये मतलब होता है कि आपने ठीक तरह से केयर नहीं की। आप जो है वो चाहे इंजीनियर हैं या जो डिज़ाइनर हैं, वो टेक केयर करने में फेल हो गए। इफ़ यू आर लेज़ी और इग्नोर्ड नॉन रिस्क और समवन गॉट हर्ट, अगर आप लेज़ी हैं, लाइक आपके कोई सिस्टम में कोई डिफेक्ट आपको छोटा मोटा नज़र आ रहा है और आप कहते हैं कि इग्नोर कर देते हैं कि चले खैर है, इससे कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा, तो इससे क्या होता है कि बाद में फिर मसाइल होते हैं। और इस तरह के मसाइल जो ऑलरेडी आपको पता होते हैं और फिर भी आप उसको इग्नोर करते हैं, उसका ख्याल नहीं करते, उसको ठीक नहीं करते, तो इसको निग्लिजेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस, कि आप के सर पास जो है वो सिर्फ नॉलेज ना हो, बल्कि आपके पास जो नॉलेज है उसको अप्लाई करने की ठीक तरह से आपके पास सलाहियत भी हो कि आप अपने नॉलेज को ठीक तरह से अप्लाई कर सकें।
नेक्स्ट फैक्टर इफेक्टिव सिस्टम सेफ्टी हैज़र्ड एनालिसिस के बारे में कभी कभार कोई एमसीक्यूज आ जाता है। इसकी डिटेल्स आई थिंक हैंडआउट्स में कोई थोड़ी ज़्यादा डिटेल में होगा, तो इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। नेक्स्ट द राइज ऑफ साइबर क्राइम। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि जो वीक 13 से 16 तक जो लास्ट वाले 3 से 4 वीक्स हैं, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। यहाँ से इतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो आपने ये नहीं कहना कि हमें इतना शॉर्टली बता दिया तो फिर हमारा जो है वो सब्जेक्टिव कैसे क्लियर होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो फिर आपका सब्जेक्टिव बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। और एमसीक्यूज़ के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको फाइल बता दी है। एमसीक्यूज़ तकरीबन 80% एमसीक्यूज़ तो वहीं से आते हैं, उसी फाइल्स में से। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं वीक नंबर 10 की तरफ, कंप्यूटर मिसयूज़ एंड क्रिमिनल लॉ। कंप्यूटर मिसयूज़ होने का मतलब है कि कंप्यूटर किसी ने अनऑथराइज यूज़र ने आपका कंप्यूटर जो है वो मिसयूज़ की है। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर मिसयूज़ की ये जो कुछ कैटेगरीज लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर फ्रॉड है, हैकिंग है, एवस ड्रॉपिंग है, पर्सनल बेनिफिट डैमेज, डिनाइल ऑफ सर्विस। डैमेज का मतलब है चेंजिंग और डिलीटिंग विदाउट परमिशन। अगर आपकी परमिशन के बगैर कोई चीज़ चेंज या डिलीट कर दी गई तो उसको डैमेज बोलते हैं। एवस ड्रॉपिंग, अब मैं दरमियान से दो क्यों मैंने उठाए ये मैं आपको बताती हूँ, पहले सुन लें। सीक्रेटली वॉचिंग और लिसनिंग टू डेटा बीइंग सेंट। अच्छा, अब जो मैं एवस ड्रॉपिंग के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये एक पूरा सिनेरियो दिया हुआ था और कहा हुआ था कि अगर एक बंदा जो है वो एक कंपनी में काम करता है और उसने कंपनी के जो सिस्टम है वहाँ से अगर वो सुन रहा होता है, उनकी जो सीक्रेटली डेटा होता है उसको देख रहा होता है, या उनकी जो सीक्रेट बातें होती है उनको सुन रहा होता है, तो वो कौन सी अनऑथराइज एक्सेस है, कौन सा मिसयूज़ है, तो एवस ड्रॉपिंग इसको कहते हैं। ठीक है, और ये एक लाइन की आपने याद कर लेनी है ताकि आपको पता चल जाए कि कंप्यूटर फ्रॉड, हैकिंग, एवस ड्रॉपिंग, पर्सनल बेनिफिट, इसमें क्या जो है वो डिफरेंस होता है। अगर वो आपको सिनेरियो दे दें कि अगर एक जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय है, उसने अपने बेनिफिट्स के लिए कंपनी का डेटा क्या कर दिया है, किसी और को भेज दिया है, तो वो कौन सा मिसयूज़ कहलाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सनल मिसयूज़ होगा। अगर उसने चेंज या डिलीट कर दिया परमिशन के बगैर तो वो डैमेज होगा। इनकी आपने एक लाइन की डेफिनेशन याद कर लेनी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर फ्रॉड। कंप्यूटर फ्रॉड का मतलब है कि आपने किसी के कंप्यूटर से कोई पैसे चुरा लिए हैं, उसका डेटा वगैरह हैक कर लिया, उसके अकाउंट्स हैक कर लिए हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, इनपुट फ्रॉड होता है, प्रोग्राम फ्रॉड होता है और आउटपुट फ्रॉड होता है। यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, वो लिख देते हैं ऊपर स्टेटमेंट कि एंटरिंग फेक डेटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो आपने बताना होता है कि जो है वो इसको इनपुट फ्रॉड कहते हैं। जाहिर है आपको स्टेटमेंट इससे ही समझ आ जानी चाहिए कि एंटर फेक डाटा, मतलब डाटा की एंट्री की बात हो रही है और डाटा एंट्री को क्या बोलते हैं, इनपुट ही बोलते हैं ना। तो इसी तरह अगर हम बात करें आउटपुट की, तो ये प्रिंट वगैरह करना, यानी आपके कंप्यूटर में कुछ फाइल्स वगैरह तो उनको अगर प्रिंट करके उनका डेटा निकाला गया तो उसको हम बोलते हैं, कोई प्रिंट लिस्ट निकाली गई है तो उसको आउटपुट फ्रॉड कहते हैं। और प्रोग्राम फ्रॉड में जो सॉफ्टवेयर का कोड वगैरह उसको हैक किया जाता है। अनऑथराइज एक्सेस, फिर वही चीज़ें दी गई हैं, एंड मिसयूज़ ऑफ पर्सनल बेनिफिट, ये सिनेरियोज वगैरह दी हुई हैं, इनको आपने एक दफ़ा लाजमी पढ़ना है क्योंकि सिनेरियो जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं इनमें से ज़्यादातर इसी तरह से सिनेरियोज वगैरह दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कमोडिटी को आपने एक दफ़ा देख लेना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटेक्शन वेस्ट प्राइवेसी को आपने देख लेना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे पास्ट में पेपर्स में ये नहीं आया हुआ। नेक्स्ट है डिफेमेशन एंड रेपुटेशन। डिफेमेशन का एक एमसीक्यूज आया हुआ था, लेकिन उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एज इट इज़ स्टेटमेंट जो है वो मौजूद है ऑब्जेक्टिव फाइल में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। नेक्स्ट है यहाँ पे हैकिंग। हैकिंग का मतलब है कि किसी के कंप्यूटर को आपने हैक करना। सिंपली आप सुनते हैं कि फ़लाँ का कंप्यूटर हैक हो गया, फ़लाँ का व्हाट्सअप हैक होगा, तो इसका मतलब है कि उसकी जो फ़ोन या जो उसके कंप्यूटर की जितनी भी चीज़ें हैं, डेटा वगैरह, तो वो दूसरे बंदे के पास चला गया, उसने अनऑथराइज एक्सेस किया है। अब हैकर कौन होता है कि जिस बंदे ने एक्सेस किया है, जिसने हैक किया है, अनऑथराइज एक्सेस को कहते हैं। जिसने हैक किया है दूसरे बंदे का कंप्यूटर या मोबाइल को, उसको हम हैकर कहेंगे। और हैकर जो होता है वो एक आम बंदा नहीं होता, बल्कि उसके पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एडवांस नॉलेज होता है, तभी वो हैक करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कॉमन टाइप्स ऑफ हैकिंग। हैकिंग की डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। वेबसाइट हैकिंग है, अगर वेबसाइट हैक हुई है तो उसको वेबसाइट हैकिंग बोलेंगे। और नेटवर्क हैकिंग में क्या आता है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डोमेन। डोमेन के बारे
बारे में अगर इन्फॉर्मेशन गैदर की गई है तो उसको नेटवर्क हैकिंग कहेंगे, जैसे कि आईपी एड्रेस और पोर्ट्स वगैरह। पासवर्ड हैकिंग, किसी का पासवर्ड जो है वो हैक हो गया तो उसको पासवर्ड हैकिंग बोलेंगे। पासवर्ड हैकिंग के अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी बेस्ड। ये दोनों एमसीक्यूज आते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि हैकर ट्राई करता है ऑल द कम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड लेटर, कीबोर्ड के तमाम लेटर्स को कंबाइन करके वो वन बाय वन अप्लाई कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं ब्रूट फोर्स। यानी आपका पासवर्ड उससे मिल नहीं रहा, वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको जो भी वो पासवर्ड ट्राई कर रहा है वो नहीं लग रहा, तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड पे 3 ही लेटर हैं, 3 लेटर नहीं होते, वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कीबोर्ड पर 3 ही लेटर हैं ABC, तो वो क्या करेगा, पहले ABC को लिखेगा, फिर BAC को लिखेगा, फिर CBA को लिखेगा, इस तरह से ना वो आगे पीछे करके सारे लेटर्स को कंबाइन करके ट्राई कर रहा होता है। डिक्शनरी बेस्ड में क्या होता है कि हैकर्स प्री डिफाइंड जो पासवर्ड्स होते हैं उन्हें यूज़ करता है, और ये ज़्यादातर अनसक्सेसफुल मेथड ही होता है डिक्शनरी बेस्ड। ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी बेस्ड की दोनों की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हैकिंग और इथिकल हैकिंग है। इथिकल हैकिंग का दूसरा नाम है वाइट हैट। और नेक्स्ट ईमेल हैकिंग है, कंप्यूटर हैकिंग है। ईमेल को अगर हैक कर दिया गया तो उसको ईमेल हैकिंग बोलेंगे, कंप्यूटर को किसी ने हैक कर दिया तो उसको कंप्यूटर हैकिंग बोलेंगे। व्हाट शुड डू आफ्टर हैक, अगर आपका कंप्यूटर हैक हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, शट डाउन कर दें और अपना जो सिस्टम है उसको बंद कर दें। सेकंड क्या करें, आपने नेट से हटा देना है उसको, उसका नेट जो है वो नेटवर्क उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। थर्ड क्या है कि सिस्टम को आप बैकअप के साथ रीस्टोर कर दें या फिर री इंस्टॉल कर दें ऑल जो प्रोग्राम्स हैं उनको। फिर दोबारा क्या करें कि कनेक्ट द सिस्टम टू द नेटवर्क। जब आपको लगे कि अब जो है वो दूसरे बंदे ने हैक करना छोड़ दिया होगा, यानी हैकिंग स्टॉप हो गई होगी, तो फिर आपने क्या करना है कि दोबारा से नेटवर्क को ऑन करके करना है दोबारा से, और सारी चीज़ों को रीइंस्टॉल कर लेना है। और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर ज़्यादा स्वेयर केस हो तो आपने पुलिस को कॉल कर लेनी है। फिर है टूल्स ऑफ हैकिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक 5 मार्क्स का था। हैकिंग ऑफ टूल्स, स्कैनर, टेलनेट। स्कैनर और टेलनेट के बारे में आपने खुद पढ़ लेना है। FTP इंपॉर्टेंट है जो कि आया हुआ था और इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में ये पूछा हुआ था कि आप मुझे ये बताएं कि पोर्ट कौन सी इसमें यूज़ होती है, और दूसरी बात कि कौन सा सॉफ्टवेयर यहाँ पर यूज़ होता है। तो ये 2 चीज़ें थी, 2 पॉइंट्स थे जो आपसे पूछे हुए थे और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया हुआ था। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोटोकॉल। वैसे तो टाइप प्रोटोकॉल की टाइप है, लेकिन कहीं कहीं ये हैकिंग के टूल के तौर पर भी यूज़ होती है। और साथ में क्या लिखो कि पोर्ट 21 जो है वो FTP के लिए यूज़ होती है। फॉर कनेक्टिंग FTP वी नीड सम FTPs सॉफ्टवेयर नॉन एज FTP क्लाइंट। कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ होते हैं जिनको हम FTP क्लाइंट कहते हैं। तो ये था आपका उस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है इथिकल हैकर। इथिकल हैकर कौन से होते हैं? इथिकल हैकर वो होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल आपने अपने ही सिस्टम को जानबूझकर हैक किया, ये चेक करने के लिए कि उनका इस जो हमारे सिस्टम का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कितना पावरफुल है, कि क्या कोई भी बंदा उसको आकर हैक तो नहीं कर सकेगा। ये चेक करने के लिए जो जब खुद ही टीम जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को हैक करती है तो उसको इथिकल हैकिंग बोलते हैं। टेस्ट करने के लिए ये यूज़ होती है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आपने लाजमी देखना है। नेक्स्ट है हैकर कोड ऑफ कंडक्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। ये CIA इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। और इन्फो सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन आता है, सॉरी MCQs आता है कि इसको शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं। इन्फोसेक बोलते हैं इसको शॉर्ट टर्म में। वैसे मैंने ऑब्जेक्टिव वाली फाइल में इसको एक्सप्लेन किया था। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स हैं कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये तीनों आपको पता होने चाहिए। और इनमें क्या क्या होता है इसकी थोड़ी सी डिटेल भी हैंडआउट्स में है, वो आपने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर भी आपने एज इट इज़ याद करना है, इनके नाम भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आए हुए थे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। इंफॉर्मेशन की 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन, सेकंड है प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है वीक 14 है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का एक जो है वो यहाँ से आया हुआ था, MCQs है फर्स्ट पॉइंट में। इट इज़ अ साइक्लिक कंटिन्यूस प्रोसेस। कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, एक साइक्लिक कंटिन्यूस प्रोसेस है
कि रिस्क को मैनेज मतलब आपने ऑल टाइम एक साइक्लिक प्रोसेस है, मुसलसल होने वाला प्रोसेस है। यानी आपने जो है वो रिस्क को मैनेज करने के लिए ऑल टाइम चेकिंग करनी होती है। एक नहीं क्या ये नहीं कि आपने एक दफ़ा कर ली तो आप कहें कि आप इसमें कोई रिस्क वगैरह नहीं आ सकता। तो एक तो ये आपने देखना है कि ये साइक्लिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेकंड, इसकी आपने डेफिनेशन देखनी है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ आइडेंटिफाइंग, एवैल्यूएटिंग एंड मिटिगेशन रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स हैं कुछ, इनको एक दफ़ा पढ़ लेना, वैसे ये करंट पेपर्स में नहीं आ रहे। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग एंड एथिक्स। इनका यहाँ से जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स लिखे हुए हैं, इनमें से एक जो है वो आई थिंक ट्विटर का उन्होंने पूछा हुआ था कि ये किसके लिए यूज़ होता है, माइक्रो ब्लॉग के लिए या फिर कुछ और उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे इस तरह से। तो आपने बताना था कि ट्विटर जो है वो माइक्रो ब्लॉग के लिए यूज़ होता है। फेसबुक किसके लिए होता है, वेबसाइट फॉर कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स। और ब्लॉग और यूट्यूब का और पॉडकास्ट का भी इसी तरह से आपने देख लेना कॉमन प्लेटफॉर्म्स और इनका पर्पस कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होते हैं, ये इनकी एक एक लाइन को आपने देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, वीक नंबर है हमारे पास 16 और इसमें मॉरल इश्यूज़ और एथिकल इश्यूज़ वगैरह बयान की और इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं और हैं भी बहुत इजी से, इनको आपने पढ़ना है। जो लास्ट वाले वीक्स हैं ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये तो आपने टॉप प्रायोरिटी पे इनको तो पढ़ना है, सबसे पहले इनको पढ़ना है। और इनको डिटेल में लिख के मैंने वहाँ पे पिछली वीडियो में शेयर किया हुआ है, वहाँ पर आपके सामने जो है वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मेरे बोलने से आपको समझ नहीं आई तो वहाँ पर लिखा हुआ आप जब आएगा तो आपने वीडियो को स्टॉप करके अपने पास बेशक लिख लें ताकि आपको चीज़ें याद रहें, वो आपने सबसे पहले देखनी है। क्योंकि इसके जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं ये तकरीबन वही सेम ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें एक में पेपर और आ रहा होता है, दूसरे दिन उसी सब्जेक्ट का पेपर जो है वो चेंज हुआ होता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें सेम पेपर ही रिपीट हो रहा होता है, या कम से कम 2 से 3 पेपर्स होते हैं और बार बार वही सारे स्टूडेंट्स को दिए जा रहे होते हैं। तो ये भी उन्हीं में से है, बस इसके 2-3 पेपर्स हैं और वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो आई होप कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दें और चैनल को तो हर हाल में आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।